हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ चुके हैं तथा मीर जाफर के बारे में भी जान चुके हैं और मीर कासिम के बारे में भी कल हम लोग जान चुके हैं कि उसका आर्थिक सुधार क्या था तथा प्रशासनिक सुधार और सैन्य सुधार उसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का नया टॉपिक है बक्सर का युद्ध तथा इलाहाबाद की संधि। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि आखिर बक्सर का युद्ध का पृष्ठभूमि कहाँ से बनता है। यानी मीर कासिम जो है अंग्रेजों की मांग से तंग आकर क्या करता है कि वो गद्दी छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो अवध चला जाता है और अवध का नवाब रहते हैं सुजाउदौला, तो उन्हीं के शरण में ये चला जाता है और वहीं से क्या होता है कि बक्सर का युद्ध का बीजारोपण होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसकी पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। यानी मीर कासिम जब अवध चला जाता है तो सबसे पहले अवध का नवाब कौन रहता है? सुजाउदौला। ठीक है, उसके बाद ये लोग एक और गुट बनाते हैं, बंगाल का भगोड़ा नवाब ये मीर कासिम खुद था ही, और तीसरे हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन लोगों का त्रिगुट बनता है। ये अपने आप में तीन लोग त्रिगुट बनाते हैं कि हम लोग तीन लोग मिलकर अंग्रेजों को हराएंगे, और इन तीनों लोगों का सामना कहाँ होता है? तो बक्सर में होता है। तो इसको ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। शाह आलम द्वितीय अंधा था क्योंकि उसकी आंख गुलाम कादिर खान नामक व्यक्ति ने उसकी आंख फोड़ दिया था, उन्हें उसको अंधा कर दिया था। ठीक है, गुलाम कादिर खान उसका नाम था। मीर कासिम को देखा जाए तो ये भागा हुआ था, एक तरह से ये क्या था? लंगड़ा, मतलब लंगड़ा के जैसा था, लैम्प था, और ये तो सुजाउदौला बेवकूफ थे ही। तो क्या करता है, अंधा आदमी लंगड़े आदमी के कंधे पर चढ़ता है और बोलता है कि तुम भागो, और हमको रास्ता कौन दिखाएगा? तो ये बेवकूफ दिखाएगा, यानी सुजाउदौला हमको रास्ता दिखाएगा। तो यही स्थिति बनती है, बेवकूफ, लंगड़ा और अंधा, यानी तीनों एकदम से कमजोर रहते हैं। ठीक है, और इनकी सामना होती है विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली पावर से, शक्ति से, जिनका नाम होता है अंग्रेज। ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई शुरू होती है 22 अक्टूबर 1764 की ये लड़ाई शुरू होती है, और इस लड़ाई में पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि अवध का नवाब सुजाउदौला होते हैं, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम तथा ब्रिटिश सेना का ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोगों का त्रिगुट होता है, तथा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से पूछता है। यानी ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ठीक है, और ये तीनों की संयुक्त सेना बक्सर की लड़ाई होती है, मतलब मिलते हैं तीनों लोग, और हेक्टर मुनरो की सेना के द्वारा ये तीनों लोग पराजित हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। ठीक है, अब एक और चीज कहा जाता है कि प्लासी युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी थी। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लासी का जो युद्ध था एक तरह से वो पूरी तरीका से खुला युद्ध नहीं था। हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि प्लासी का जो लड़ाई था वो ये एक तरह से क्रिकेट के मैच फिक्सिंग के तरह था, क्योंकि इसका रिजल्ट पहले ही पता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये जो था ये एक तरह से पूरी तरीके से खुला मैदान में लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, तो एक तरह से प्लासी के युद्ध से बक्सर का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें केंद्रीय शक्ति यानी मुगल सम्राट, यानी उस समय भारत का केंद्रीय शक्ति कौन थे? मुगल लोग थे, और ये शाह आलम द्वितीय थे। तो बक्सर के लड़ाई में अंग्रेजों ने केंद्रीय शक्ति को पराजित किया था, तो इसलिए भी ये युद्ध प्लासी के युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरीके से एक तरह से विश्वासघात वाला युद्ध था, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये पूरी तरीके से खुला मैदान में लड़ा गया युद्ध था, और इसमें कूटनीति कोई नहीं था, डायरेक्ट एकदम दो शक्तियों का एकदम लड़ाई था ये। तो क्या होता है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, और ये तीनों की संयुक्त सेना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और यहीं से कहा जाता है कि भारत की तकदीर बदल जाता है, यानी भारत की तकदीर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। ये क्वेश्चन मेंस के हिस्ट्री ऑप्शनल में यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से आप लोग जान सकते हैं, जैसे अभी पहले आप लोगों को मैं बताया कि प्लासी का जो युद्ध था एक तरह से वो खुला मैदान में लड़ा गया युद्ध नहीं था, लेकिन बक्सर का युद्ध खुला मैदान में लड़ा गया युद्ध था। और दूसरी बात ये हो जाती है कि इसमें केंद्रीय शक्ति थे, यानी केंद्रीय शक्ति मुगल थे। अब एक बात बताइए, अंग्रेज जो है केंद्रीय शक्ति को पराजित कर रहे हैं,
यानी पूरी तरीका से केंद्र में, यानी केंद्र पर भी उनका कब्जा हो जा रहा है, यानी दिल्ली पर पूरी तरीके से वो लोग कब्जा कर लेते हैं ये बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1757 की जो उपलब्धियां थी उस पर बक्सर का युद्ध ने मोहर लगा दी। ठीक है, जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उस पर बक्सर का युद्ध ने क्या किया, पूरी तरीका से ठप्पा लगा दिया कि अब तो राजा, मतलब अब तो यहाँ के शासक हम ही हैं, अंग्रेज का ये कहना था। ठीक है, बक्सर युद्ध के पश्चात अवध बफर स्टेट के रूप में परिवर्तित हो गया। बक्सर युद्ध जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद अवध को, यानी सुजाउद्दौला का जो क्षेत्र था उसको बफर स्टेट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस युद्ध के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रह गया था। यह युद्ध के बाद जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे वो अंग्रेजों के सिर्फ पेंशन भोगी बनकर रह गए थे। ठीक है, अंग्रेज उनको पेंशन पर रखे थे, ये अब आप पेंशन लीजिए, आराम कीजिए और ये राजकाज का जो काम है वो हमको करने दीजिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, मीर जाफर को मीर कासिम की जगह पुनः नवाब बनाया जाता है और मीर जाफर के समय ही बक्सर का लड़ाई होता है। जैसे ही मीर कासिम को गद्दी से उस समय उतार दिया जाता है और मीर कासिम जाकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ शरण लेता है, तो उसके बाद फिर मीर जाफर को दोबारा गद्दी पर बैठाया जाता है। और बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मीर जाफर के पुत्र नजबुद्दौला के समय ही इलाहाबाद की संधि होती है तथा संधि करने के लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया जाता है। मीर जाफर के पुत्र था नजबुद्दौला। ठीक है, तो नजबुद्दौला के समय ही इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद में दो संधियां होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलाहाबाद की संधि नजबुद्दौला के समय होती है और इस संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से दोबारा बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को पूरी तरीके से बंगाल के बारे में पूरी तरीके से पता था, कहाँ कैसे हमको क्या करना है। एक तरह से बंगाल का वो, मतलब बंगाल के बारे में उसको बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त हो गया था रॉबर्ट क्लाइव को, इसीलिए संधि करने के लिए उसको दोबारा इंग्लैंड से बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इलाहाबाद की संधि हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी बक्सर लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, और उस संधि में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, यह बक्सर युद्ध के बाद की गई एक निर्णायक संधि थी। यह संधि दो व्यक्तियों के साथ की गई थी। इसमें पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था तथा दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद में दो संधियां हुई थी, एक संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को तथा दूसरी संधि हुई थी उसके 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग कि इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इसमें क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है, पहली संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को, और इसमें देखते हैं पहली बात क्या थी। यह संधि बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, इस संधि के तहत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी का अधिकार मुगल शासक द्वारा कंपनी को दिया गया। यह जो संधि होती है बंगाल का, जो ये बंगाल का गवर्नर क्लाइव होते हैं तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। और इस संधि में बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का जो दीवानी था वो मुगल सम्राट किसको दे देते हैं, तो कंपनी को दे देते हैं कि यहाँ का जो दीवानी का अधिकार है अब आप ये आपके हाथ में चला गया है। ठीक है, और कंपनी ने इस दीवानी के अधिकार के बदले 26 लाख रुपए मुगल शासक को देना स्वीकार किया। जैसे ही मुगल शासक शाह आलम द्वितीय 3 क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा के ये दीवानी अंग्रेजों को देते हैं कि अब ये दीवानी का अधिकार आपका हो गया, इससे खुश होकर कंपनी मुगल शासक को 26 लाख रुपए देती है। कंपनी बहुत तेज है, ये 26 लाख रुपए अपने पैकेट से नहीं दे रही है, ये तो 26 लाख रुपए बंगाल के नवाब से लेकर देगी। ठीक है, बहुत अंग्रेज तेज रहते हैं उस समय। जो संधि हुई थी इसमें कहा गया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी आप लीजिए, मुगल सम्राट दे दिए, इनको अंग्रेजों को दे दिए। इसके बदले अंग्रेज 26 लाख रुपए देते हैं मुगल सम्राट को, लेकिन अपने जेब से नहीं देते हैं, ये बंगाल के नवाब से लेकर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात हुई थी। दूसरी बात, इसी संधि के तहत कंपनी को निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब से प्राप्त हुआ। यहां पर क्या हुआ है कि कंपनी को बंगाल के नवाब से निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ। हम लोग निजामत के बारे में जानेंगे, ये निजामत क्या होता है। निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ जिसके बदले
बंगाल के नवाब 53 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया, जिसके बदले कंपनी बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए देना स्वीकार किया। और ये 53 लाख रुपए अपने पैकेट से नहीं देगी, ये भी किसी दूसरे से लेकर देगी। ठीक है, तो कंपनी बहुत ही तेज थी उस समय। तो दो चीज होता है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी जाती है 26 लाख रुपए के बदले, तथा निजामत का अधिकार, निजामत का अधिकार किसको मिल जाती है, तो कंपनी को मिल जाती है। और ये कौन देता है, तो ये बंगाल के नवाब देता है 53 लाख रुपए के बदले। ठीक है, तो इलाहाबाद की पहली संधि में यही बात हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए दीवानी, जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये दीवानी क्या था। देखिए दीवानी या राजस्व अधिकारी, दीवानी जो होते थे ये राजस्व अधिकारी होते थे, तथा निजामत ये प्रशासनिक अधिकारी का काम था। ये तो ये दीवानी तो अंग्रेजों को मिल गया, यहीं पर मिल गया है वो। निजामत बंगाल के नवाब के पास था, बाद में क्या, जो निजामत जो अभी है, पहले तो किसके पास था, बंगाल के नवाब के पास था, लेकिन अब किसके पास आ जाती है, तो अब ये कंपनी के पास आ जाती है, जो 53 लाख रुपए लेकर खरीद लेते हैं। ठीक है, अब इलाहाबाद की दूसरी संधि हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हुई थी। यह 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है, देखिए यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। यह जो संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं अवध का नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इस संधि में अवध के नवाब से कड़ा एवं मानिकपुर का क्षेत्र लेकर मुगल शासक को दे दिया गया। यानी इस संधि में अवध के नवाब से कड़ा एवं मानिकपुर, इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किसको दे दिया गया था, तो मुगल शासक को दे दिया गया था। और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को दिया गया। ठीक है, पहले तो ये क्षेत्र दिया गया, कड़ा एवं मानिकपुर का क्षेत्र मुगल शासक को दिया गया, तथा इस बक्सर के युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए, यानी 50 लाख रुपए कंपनी को हर्जाना दिया गया। ठीक है, यानी सुजाउद्दौला किसको 50 लाख रुपया देंगे, तो कंपनी के देंगे, क्योंकि कंपनी कहती है कि युद्ध, मतलब युद्ध जब हम किए तो युद्ध में हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उसका नुकसान का भरपाई आप करोगे, क्योंकि युद्ध का बिगुल तो आप ही बजाए थे यहाँ से। तो क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, मराठों के भय को देखते हुए अवध को बफर क्षेत्र के रूप में तब्दील कर दिया गया। यानी मराठों, यानी यहां भी कहा गया कि देखिए मराठों के आप लोगों से खतरा है, ये मराठों यहाँ पर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो बोला कि देखिए यहां से आप लोगों का खतरा है। तो मराठों के भय को देखते हुए अवध को बफर क्षेत्र के रूप में तब्दील किया गया। यानी क्या किया गया है, यानी ढाल के रूप में अब अवध का यूज होगा, यानी अवध को ढाल बना लिया गया, उसी को, मतलब उसी के सहारे इसका यूज होगा। ठीक है, तो किसका भय दिखाते हुए, तो मराठों के भय को देखते हुए अवध को बफर क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला इस संधि में क्या बात हुई थी, अंग्रेजों के संरक्षण में बनारस एवं गाजीपुर का क्षेत्र राजा बलवंत राय को पैतृक जागीर के रूप में प्रदान किया गया। यानी अंग्रेजों के संरक्षण में जो बनारस एवं गाजीपुर का क्षेत्र है वो राजा बलवंत सिंह को उनके पैतृक जागीर के रूप में उनको क्या किया गया, प्रदान कर दिया गया। लीजिए आप अपना पैतृक जागीर है, आपको इसमें जो भी करना है आप कीजिए। ठीक है, अगला इस संधि में बात हुई थी, इस संधि के तहत अवध का क्षेत्र सुजाउद्दौला को वापस दिया गया तथा उससे चुनार का क्षेत्र कंपनी के हाथों में आ गया। अब क्या होता है कि इस संधि में कहा गया कि सुजाउद्दौला का जो अवध का क्षेत्र है उसको वापस हम लोग लौटा देते हैं, यानी सुजाउद्दौला को अवध का क्षेत्र। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन। यानी बंगाल में द्वैत शासन 1765 से लेकर 72 तक रहता है, यानी 7 सालों तक बंगाल में द्वैत शासन रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्वैत शासन की शुरुआत कैसे हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, और ये द्वैत शासन आखिर था क्या। देखिए द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। यानी द्वैत शासन बंगाल में 1765 से शुरू होती है और 1772 ईस्वी तक रहती है, और द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। ठीक है, ये अंग्रेज था लियो कार्टिस, इसी को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा नाम लियो कार्टिस, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके अनुसार यानी लियो कार्टिस के अनुसार दीवानी एवं निजामत का संपादन भारतीय अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाता था। यानी जो दीवानी और निजामत जो था ये, इसका संपादन अंग्रेज खुद न करके भारतीय अधिकारियों से करवाया करते थे, क्योंकि यह दोनों अधिकार कंपनी के पास ही था, जिसमें दीवानी का अधिकार मुगल शासक से लिए थे, ये दोनों अधिकार
कंपनी के पास ही था, क्योंकि दीवानी का अधिकार मुगल शासक से 26 लाख रुपए में लिए थे तथा निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब से 53 लाख रुपए में लिए थे। ठीक है, यानी मुगल शासक से कितना में लिए थे दीवानी के अधिकार, तो 26 लाख में लिए थे, और मुगल शासक से कितना में लिए थे, तो 53 लाख में निजामत का अधिकार लिए थे। बंगाल के नवाब से लिए गए थे, अतः दोनों अधिकार कंपनी के पास ही थी, लेकिन कंपनी इसे भारतीय अधिकारियों के द्वारा नियंत्रित करवाती थी। कंपनी इसे भारतीय अधिकारियों के द्वारा नियंत्रित करवाती थी और खुद इसे बची रहती थी, यानी खुद नहीं करती थी, जानती थी कि हम बदनाम हो जाएंगे, तो इसीलिए भारतीय अधिकारियों को मोहरा बनाकर उनसे ये काम करवाया करती थी। ठीक है, अब देखिएगा यहां से थोड़ा सा ध्यान से, कंपनी के पास क्या क्या था। कंपनी के पास क्या था, दीवानी और निजामत दोनों आ गए। दीवानी किससे मिला, मुगल शासक से मिला, तथा निजामत बंगाल के नवाब से मिला है। अब दीवानी एक तरह से क्या था, तो एक तरह से राजस्व अधिकार, राजस्व वसूली था ये। ठीक है, राजस्व से संबंधित था ये, यानी ये मुगल शासक से कितने में लिए थे, तो 26 लाख रुपए के बदले लिए थे। ठीक है, और निजामत क्या था, ये प्रशासनिक था ये, यानी बंगाल के नवाब से कितने में लिए थे, ये 53 लाख रुपए में लिए थे। ये दोनों अधिकार किसके पास आ गए, कंपनी के पास आ गए, बट कंपनी इसको स्वयं से नहीं चला रही है, ये दो मोहरे को पकड़ रहा है और मोहरे से कंपनी इस अधिकार को चलवा रही है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, इसके लिए नायब दीवान का पद का सृजन किया गया बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में, यानी ये इसको चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए दो नायब दीवान का पद का सृजन किया गया। कहां कहां पर, तो बंगाल में और बिहार में। अब बंगाल में कौन थे नायब दीवान, कौन थे, मोहम्मद रजा खान। न जाने कि कितने एग्जामों में पूछा गया ये दोनों। ठीक है, तो बंगाल में कौन थे नायब दीवान, मोहम्मद रजा खान, और बिहार में कौन थे, तो राजा सिताब राय। इस दोनों नाम को याद रखिएगा, यानी नायब दीवान का पद बिहार और बंगाल क्षेत्र में कंपनी जारी की थी। बंगाल क्षेत्र में कौन थे, मोहम्मद रजा खान थे, और बिहार में कौन थे, तो राजा सिताब राय थे। ठीक है, तो ये नाम को याद रखिएगा, यहां से बीपीएससी में भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो पद जो बनाए गए, और दोनों पद बिहार और बंगाल में, और यहीं से प्रशासन को ये लोग चलाते थे, और कंपनी पीछे थी, यानी कंपनी पीछे से सब चीज देख रही थी और ये दोनों चलाया करते थे। ठीक है, देखिए क्यों कंपनी ने अधिकार को अपने हाथ में नहीं ली, यानी ये जो अधिकार था दीवानी और निजामत, इसको कंपनी अपने हाथ में क्यों नहीं ली, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, इससे कंपनी को भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ जाता, जिसे वो आर्थिक लाभ से वंचित हो जाता। कंपनी जानती थी कि डायरेक्ट इसको हम अपने हाथ में ले लेते हैं तो भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ सकता है, यानी भारतीय लोग क्या करेंगे, भारतीय लोग जो हैं बोलेंगे कि ये मतलब कंपनी हमको टॉर्चर कर रही है, ये कर रही है। इसी के चलते कंपनी इससे बचना चाहती थी, और ये बचकर ये दो लोगों को हाथों में कंपनी दे देती है इस अधिकार को। ठीक है, दूसरा है कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों से भी संघर्ष करना पड़ता, और भी यूरोपीय कंपनियां थी उनसे भी ब्रिटिश कंपनी को क्या करना पड़ता, तो संघर्ष करना पड़ता। इससे लिए भी ये लोग ये मतलब डायरेक्ट हाथ में नहीं ली। तीसरा है ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासन करने में ब्रिटिश संसद कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती, यानी ब्रिटिश सरकार जो थी वो कंपनी के मामलों में डायरेक्ट हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती, और कंपनी पर कठोर कार्रवाई भी कर सकती थी। कौन, वहां वाला इंग्लैंड वाला, यानी ब्रिटिश सरकार जो वहां पर लंदन में था, क्या करती कि कंपनी पर कठोर कार्रवाई कर देते कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, बिना हमसे पूछे हुए तुमने द्वैध शासन कैसे लगा दिए। तो इसीलिए कंपनी इसको डायरेक्ट अपने हाथ में नहीं ली थी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि द्वैध शासन का आखिर परिणाम क्या होता है। ठीक है, यानी द्वैध शासन का आखिर परिणाम भी तो कुछ होगा। देखिए, कंपनी के इस द्वैध शासन से बंगाल में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई थी। बंगाल में क्या हो गई थी, कानून व्यवस्था कमजोर हो गई थी, क्योंकि मनमाने तरीके से राजस्व की वसूली की जा रहे थे, जबरदस्ती छीना जा रहा था, क्योंकि द्वैध शासन था, जबरदस्ती ये दोनों लोग मोहरे बने हुए थे, कंपनी इनसे जबरदस्ती ठेके पर देकर काम करवाया करती थी। अब क्या होने लगा कि इससे कृषि का नुकसान होने लगा और किसानों का शोषण बहुत ज्यादा होने लगा। अब किसान को जो पहले 10 रुपया देने पड़ते थे, अब किसान को 100 रुपया देने पड़ते हैं। बहुत सारे जो धनी किसान थे उनको 1000 रुपया देने पड़ते थे, तो अब लाखों रुपए उनको इस द्वैध शासन में देने पड़ते हैं, जिससे किसानों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे किसानों का क्या होता है, बहुत ज्यादा शोषण होता है। और कहा जाता है कि इस द्वैध शासन में बंगाल तथा बिहार में बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी, क्योंकि जबरदस्ती ये लोग किया करते थे, नहीं तो पीटा करते थे। इसी को लेकर किसान बहुत सारे आत्महत्या भी कर लेते हैं।
देखिएगा, इसके दुष्परिणाम को अगर देखा जाए तो द्वैत शासन से पूर्व जहां भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी 1765-66 में, मतलब द्वैत शासन लगने से पहले जो भू राजस्व की राशि कितनी थी, सिर्फ 80 लाख रुपए थी। लेकिन 1765 से 66 ईस्वी में ये राशि बढ़कर 80 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपए हो जाती है। 80 लाख से बढ़ के, देखिए इस द्वैत शासन की राशि 80 लाख से बढ़कर कितनी हो जाती है, तो 1 करोड़ हो जाती है। ठीक है, वही 1766-67 में ये राशि बढ़कर 2 करोड़ 64 लाख रुपए हो जाती है। इस द्वैत शासन से कंपनी के कर्मचारी क्या करते हैं, अपने निजी व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देते थे। यानी आप लोग देख सकते हैं कि 80 लाख से एक साल में 1 करोड़ हो जाती है, उसके अगले साल 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ 64 लाख रुपए हो जाती है। अब इस द्वैत शासन से कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार पर ज्यादा ध्यान देने लगे और प्रशासन में इंटरेस्ट कम लेने लगे। और कहा जाता है कि कंपनी का एक छोटा सा भी कर्मचारी जो था इस द्वैत शासन में इतनी काली कमाई कर चुका था कि वो ब्रिटेन में जाकर एक सांसद यानी पार्लियामेंट को भी खरीद लिया। जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी वो लोग खरीद लिया करते थे, इतने ही लोगों के पास पैसे हो गए थे। ठीक है, बट 1772 ईस्वी में कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स आता है और इस द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में इस द्वैत शासन के नाम पर ये लोग बंगाल के, बिहार तथा उड़ीसा के जनता को ये लोग कितना निचोड़ दिए थे। पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी इन 7 सालों में। और रॉबर्ट क्लाइव पर कहा जाता है कि इंग्लैंड में उस पर मुकदमा होता है इस द्वैत शासन को लेकर, लेकिन उस मुकदमा से वो बरी हो जाता है और फिर दूसरे अपने बना कर भेजे जाते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि बंगाल में द्वैत शासन कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म होता है। तो अगला हम लोग आ जाएंगे मैसूर में। ठीक है, धन्यवाद।